2142 में एक अंतरिक्ष जांच अपने सिस्टम को सक्रिय करती है जब उसे पहली एलियन फिल्म के जहाज नोस्ट्रोमो का मलबा मिलता है। यह एक हैच खोलता है और उड़ने से पहले एक ऐसी वस्तु निकाल लेता है जो जैविक प्रतीत होती है। इस वस्तु को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां वैज्ञानिकों के एक समूह ने इसे काट दिया। वस्तु का आधा हिस्सा शोध के लिए ले जाया जाता है, जबकि बचा हुआ आधा हिस्सा बताता है कि अंदर जेनोमोर्फ नाम का एक एलियन मौजूद है। 6 महीने बाद रेन वेल एंड यूटानी कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी से बात करता है जो इस खनन कॉलोनी के नियंत्रण में है। रेन बताती है कि उनका काम का कोटा पूरा हो चुका है और उन्हें जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि क्लर्क ने उसे बताया कि श्रमिकों की कमी के कारण वह जाने के योग्य नहीं है और इसके बजाय उसे खदानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सिस्टम ने उसका कोटा अपडेट कर दिया है, इसलिए उसे 5 साल में अनुबंध से मुक्त कर दिया जाएगा। उसी समय रेन ने देखा कि उसके दत्तक भाई एंडी को कुछ बदमाश पीट रहे हैं। वह उन्हें डराने के लिए दौड़ती है और एंडी की जांच करती है, जिसका खून सफेद हो रहा है क्योंकि वह एक एंड्रॉइड है। एक विशेष चिप का उपयोग करके रेन एंडी को शांत करने के लिए उसे रीसेट करता है। फिर रेन को उसके पूर्व टाइलर से एक संदेश मिलता है जो उसे आने के लिए कहता है। जब भाई बहन टाइलर के जहाज कॉबिलन तक पहुंचते हैं तो टाइलर और उसका परिवार समझाता है कि एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान कॉलोनी के ऊपर कक्षा में बह रहा है। इस जहाज में कई हाइपरस्लीप कक्ष हैं और यदि वे उन्हें बचा लेते हैं तो अंततः वे कॉलोनी से बच सकते हैं। वे चाहते हैं कि रेन उनके साथ शामिल हो जाए क्योंकि वह एंडी को ला सकती है, जो जहाज के कंप्यूटर से जुड़ सकता है और उनके सामने आने वाले किसी भी ताले को खोल सकता है। जल्द ही कॉबिलन उड़ान भरता है और टाइलर का चचेरा भाई ब्यून अपनी लाइटर से आग लगाने की एक शानदार चाल दिखाता है। चल रहे तूफान के कारण जहाज बहुत हिलता है, लेकिन एक बार जब वे बादलों के ऊपर उड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो यह आसानी से चल जाता है। जब उन्हें अंततः परित्यक्त जहाज मिल गया तो वे ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह एक पूरा स्टेशन था। यह उनकी सोच से कहीं अधिक करीब है और उनका अनुमान है कि यह 36 घंटों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। हालांकि टाइलर ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि उन्हें 30 मिनट में अंदर और बाहर आ जाना चाहिए। निजी तौर पर रेन एंडी से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वह जारी रखना चाहता है और एंडी हाँ कहता है क्योंकि उसके पिता ने उसे केवल एक ही निर्देश दिया है, रेन को खुश करना। एक बार जब जहाज स्टेशन से जुड़ जाता है तो टाइलर, ब्यून और एंडी एक अस्थायी स्कैनर के साथ जहाज पर चढ़ जाते हैं। एंडी अपनी उंगली पहले ताले के अंदर डालता है और तीनों अंदर आ जाते हैं। हालांकि उन्हें बहुत संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्टेशन का कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हर कुछ मिनटों में शुद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार चालू और बंद होता रहता है। अंततः समूह मार्ग छोड़ देता है और एक कमरे में तैरता है जहां उन्हें फलियां मिलती हैं। उस समय गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है और ब्यून गिर जाता है। इसलिए एंडी बिजली चालू करने और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रण में लाने के लिए स्टेशन के कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसके बाद वे पॉड्स की जांच करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि उनके पास निकटतम ग्रह की 9 साल की यात्रा के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। टाइलर कॉबिलन को लेने के लिए पॉड्स को बाहर निकाल देता है, जबकि वह और उसके साथी अधिक ईंधन की तलाश में जाते हैं। ब्यून की बहन नवारो कॉबिलन चलाती है और बिना किसी समस्या के पॉड उठाती है, जबकि रेन टाइलर की बहन की देखभाल करती है क्योंकि वह उल्टी कर रही है। नवारो पॉड्स की जांच करने जाता है। एक बार जब वे अकेले होते हैं, केयर स्वीकार करती है कि वह गर्भवती है और रेन से रहस्य बनाए रखने के लिए कहती है। स्टेशन में तीनों अभी भी खोज रहे हैं, तभी अचानक उन्हें स्टेशन के बारे में बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। खदानों की तरह यह वेल एंड यूटानी कॉर्पोरेशन का है। स्टेशन का नाम पुनर्जागरण है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, रोमुलस और रेमस। दीवारों पर पेंटिंग पुष्टि करती है कि नाम प्रसिद्ध मिथक से आए हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं, ब्यून एंडी की उपस्थिति से नाराज हो जाता है क्योंकि वह एंड्रॉइड से नफरत करता है। इसलिए वह बताता है कि जब वे चले जाएंगे तो एंडी उनके साथ नहीं आ सकता है। टाइलर को इसकी पुष्टि करते हुए दुख हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस ग्रह पर वे जाएंगे वह एंड्रॉइड की अनुमति नहीं देता है। हालांकि एंडी का कहना है कि यह ठीक है क्योंकि जो रेन के लिए सबसे अच्छा है वही उसके लिए सबसे अच्छा है। कुछ ही क्षण बाद तीनों एक सुनसान लेकिन सक्रिय प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। ब्यून को एक स्टन रॉड मिलती है और जब वह उसके साथ खेलता है तो वह लगभग जमीन के एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन एंडी उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। उन्हें एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड भी मिला और उन्होंने देखा कि वह और छेद दोनों किसी प्रकार के रासायनिक रिसाव से नष्ट हो गए थे। लड़के तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वे क्रायो चैम्बर तक नहीं पहुंच जाते, जहां का दरवाजा केवल आधा ही खुलता है। गैप इतना बड़ा है कि वे अंदर आ सकते हैं और उन्हें पता चलता है कि कमरे में पानी भर गया है। टाइलर और ब्यून डिब्बे से ईंधन निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ब्यून की उंगलियां जम जाती हैं। उसी समय एक अलार्म बजता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वे फंस जाते हैं। एंडी ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता क्योंकि इसके लिए अधिक निकासी की आवश्यकता होती है। पड़ोस के कमरे में कंप्यूटर इंगित करता है कि अंदर क्रायो चैम्बर में जमे हुए एलियंस हैं जिन्हें फेस्कर्स के रूप में जाना जाता है, जो जागना शुरू कर रहे हैं। नवारो और रेन के पास अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्टेशन पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रेन को नष्ट हुआ एंड्रॉइड मिल जाता है और वह ये जांचना चाहती है कि क्या वह इसके क्रेडेंशियल्स एंडी को स्थानांतरित कर सकती है। एंड्रॉइड जाग जाता है और रेन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए नवारो इसे बंद करने के लिए तुरंत अपना मॉड्यूल हटा देता है। लड़कियां प्रयोगशाला की ओर दौड़ती हैं और दरवाजे पर एक संकीर्ण जगह से लड़कों को मॉड्यूल देती हैं। टाइलर मॉड्यूल को एंडी के अंदर डालता है, जो रिबूट करते समय रुक जाता है। उस पल में फेस्कर्स जागना समाप्त कर देते हैं और पानी में छिपने के लिए फली से बाहर आ जाते हैं। एक फेस्कर ब्यून को ढूंढता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। फिर एलियन उसके चेहरे पर कूदता है, लेकिन ब्यून उसे खींच लेता है और दरवाजे पर फेंक देता है। उसी समय टाइलर पानी में फेस्कर से बच जाता है, लेकिन एंडी पर एक और व्यक्ति चढ़ जाता है जो छलांग लगाता है और टाइलर के चेहरे पर गिर जाता है। जैसे ही वह टाइलर के मुंह में अपना उपांग डालने की कोशिश करता है, ब्यून एलियन को गिराने के लिए स्टन रॉड का उपयोग करता है। बेहोश टाइलर पानी में गिर जाता है जबकि फेस्कर ब्यून पर हमला करता है, जो अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। रेन बलपूर्वक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नवारो मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर है कि एलियंस भाग जाएंगे। ब्यून एलियंस से लड़ना जारी रखता है, जबकि एक फेस्कर टाइलर के पीछे जाता है, जो अब जाग रहा है। शुक्र है कि एंडी भी जाग जाता है और एलियन को रोशनी में फेंककर मारने के लिए उसकी पूंछ पकड़ लेता है। फिर एंडी ताले को छूता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है, इसलिए लोग तुरंत भाग जाते हैं। दुर्भाग्य से एक गैप रह गया है और फेस्कर्स इसे फिर से खोलने के लिए मिलकर काम करते हैं। एलियन भीड़ इंसानों का पीछा करना शुरू कर देती है, जो दूसरे कमरे में भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होने और नवारो के चेहरे पर गिरने से पहले एक चेहरा पार करने में सफल हो जाता है।
बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फेस्कर की पूंछ उसकी गर्दन के चारों ओर होती है। यदि वे इसे बलपूर्वक हटाने का प्रयास करेंगे तो यह उसे मार डालेगा। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। एंडी ने समझाना शुरू कर दिया कि एलियन नवारो को जीवित रखने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन साझा कर रहा है। वह पहले से अधिक बुद्धिमान और कम घबराया हुआ लगता है। रेन को पता चलता है कि नया मॉड्यूल ऐसा कर रहा है, लेकिन एंडी ने उसे ये कहते हुए इसे हटाने से रोक दिया कि उसे अपडेट कर दिया गया है। वह नहीं जानता कि फेस्कर को सुरक्षित रूप से कैसे हटाया जाए, इसलिए वह नष्ट हो चुके एंड्रॉइड को चालू करने का प्रस्ताव रखता है। वे उसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं और जब वह जागता है तो वह अपना परिचय विज्ञान अधिकारी रूक के रूप में देता है। वह उनसे कहता है कि उन्हें नवारो को मार देना चाहिए क्योंकि फेस्कर उसके अंदर एक एलियन को स्थापित कर रहा है, इसलिए उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये पता चला है कि यह स्टेशन वह जहाज है जिसने नोस्ट्रोमो के मलबे को पाया था और उसके पूरे चालक दल को जेनोमॉर्फ ने मार डाला था, जो अब छेद में केबलों से मृत लटका हुआ है। सारा नुकसान भी इसके एसिड के कारण ही हुआ। एलियन के मरने के बाद रूक ने स्टेशन को सील कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर रेन के पास एक विचार है। उन्हें फेस्कर को फ्रीज करने के लिए क्रायोनिक तरल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। टाइलर एलियन पर तरल पदार्थ चलाता है और जैसे ही उसकी पूंछ ढीली होती है वे उसे नवारो के चेहरे से हटा देते हैं। टाइलर इसे मारने की कोशिश करता है, हालांकि फेस्कर जमीन में बने छेद से बच जाता है। हर कोई ये देखकर खुश हुआ कि नवारो ठीक है, लेकिन रूक ने उन्हें चेतावनी दी कि उसके अंदर किसी एलियन के होने की 60% संभावना है। एंडी ने समूह से कहा कि उन्हें नवारो को वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए ब्योन ने उसे रॉड से मारकर उड़ा दिया। बारिश उसकी मदद करने के लिए रुकती है और ब्योन नवारो के साथ दौड़ने के मौके का उपयोग करता है। अचानक एंडी कुछ सुनता है और गलियारे की ओर दौड़ता है और देखता है कि ब्योन दरवाजे सील कर रहा है। एंडी एक दरवाजे को खुला रखने की कोशिश करने के लिए उसे पकड़ लेता है, इसलिए ब्योन अगले दरवाजे की ओर दौड़ता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है। इससे एंडी, रेन और टाइलर स्टेशन में फंस गए। नवारो कॉबिलन को स्टेशन से अलग कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह दूर तक जा पाता वह बीमार महसूस करने लगती है। वह अपने शरीर पर एक विशेष प्रकाश का उपयोग करती है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक एलियन है, जैसा कि रूक ने भविष्यवाणी की थी। फिर नवारो को दौरा पड़ने लगता है और चेस्टबस्टर के नाम से जाना जाने वाला एक एलियन उसके शरीर से बाहर निकलता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पायलट के बिना कॉबिलन नियंत्रण खोने लगता है और स्टेशन से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जब ये ईंधन टैंक को नष्ट कर देता है। ये के और ब्योन को भी बाहर कर देता है। जहाज तैरता रहता है और स्टेशन के हैंगर खाड़ी में प्रवेश करता है, जहां यह एक खिड़की को तोड़ देता है और वैक्यूम प्रभाव पैदा करता है। शुक्र है कि दरवाजे ठीक समय पर बंद हो गए, लेकिन इससे स्टेशन अस्थिर हो गया है और अब ग्रह के छल्लों पर दुर्घटनाग्रस्त होने में केवल 47 मिनट बचे हैं। रेन और टाइलर स्टेशन को पार करने और अपने जहाज तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलने वाले होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ फेस्कर्स का एक झुंड मिलता है। इस बीच रूक ये सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर की जांच करता है कि Z01 कंपाउंड नामक कोई चीज अभी भी बरकरार है। फिर यह एंडी से मदद मांगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि नए मॉड्यूल ने उसके निर्देश को ओवरराइड कर दिया है। रेन की मदद करने के बजाय उसका लक्ष्य वेल एंड यूटानी के लिए स्टेशन के मिशन को पूरा करना है। फिर एंडी रेन और टाइलर के साथ फिर से जुड़ता है और रूक से मिली कुछ जानकारी साझा करता है। फेस्कर्स लोगों को उनके शरीर के तापमान को महसूस करके देख या ढूंढ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर के अनुरूप कमरे का तापमान बढ़ा सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। एंडी वांछित तापमान प्राप्त करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करने के बाद तीनों कमरे को पार करना शुरू कर देते हैं और उन्हें हर कोने में पाए जाने वाले शवों पर प्रतिक्रिया न करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कॉबिलन पर के जागती है और अपने दोस्तों की तलाश में निकल जाती है। एक गलियारे में उसे वह त्वचा मिलती है जिसे चेस्टपिस्टर ने कोकून बनाने से पहले छोड़ दिया था, जो अब दीवार पर लटकी हुई है। उस समय ब्योन उसे ढूंढ लेता है और कोकून में रॉड डालने से पहले उसे पीछे हटने के लिए कहता है, ताकि उसे तब तक कट लगे जब तक कि एलियन का एसिड छड़ी को नष्ट न कर दे। ये हमला पर्याप्त नहीं है और प्राणी की पूंछ ब्योन के चेहरे को काटने के लिए बाहर आती है। एसिड निकलता रहता है और ब्योन पर तब तक गिरता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। जैसे ही कोकून से एक नया जेनोमॉर्फ बाहर आना शुरू होता है, के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन उसे खोल नहीं पाती है, इसलिए वह टाइलर को बुलाती है। वह अभी भी कमरे में फेस्कर्स के साथ है, इसलिए उसे फुसफुसाकर उसके लिए निर्देश देने होंगे। काई एक चाबी ढूंढने में कामयाब हो जाती है और एलियन के उस तक पहुंचने से पहले भागने के लिए दरवाजा खोलती है। चूंकि उसकी नजर उस जीव पर है, इसलिए वह कॉबिलन हेड से गिर जाती है और स्टेशन के हैंगर पर जोर से गिरती है। माइक से आने वाला सारा शोर फेस्कर्स को सचेत कर देता है, जो हमला करने के लिए कूदने लगते हैं। तिकड़ी तुरंत भाग जाती है और टाइलर जमीन पर आग फेंकता है ताकि चेहरे पर आने वाले लोग उसकी गर्मी का पीछा करें। चाल लंबे समय तक नहीं टिकती है और जल्द ही एलियंस फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए जब एंडी दरवाजे पर पहुंचता है तो वह उसे बंद करना शुरू कर देता है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले पार करने के लिए टाइलर और रेन को अतिरिक्त तेज दौड़ना पड़ता है। जब रेन एंडी को बुलाता है तो वह दावा करता है कि उसने गणना की थी और जानता था कि वे सफल होंगे। दुर्घटनाग्रस्त होने में केवल 30 मिनट बचे हैं। हैंगर खाड़ी में स्प्रिंकलर सक्रिय हो जाते हैं और के जाग जाते हैं। वह एलियन को आते हुए सुन सकती है और उसे देखने से पहले छिप जाती है। जेनोमॉर्फ उसके ठीक ऊपर चलता है और एक बार उसके बाईं ओर जाने पर के केवल अलार्म को सक्रिय करने के लिए हैंगर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय तीनों दरवाजे के दूसरी ओर दिखाई देते हैं, लेकिन एंडी उसे खोलने से इनकार कर देता है। वह जेनोमॉर्फ को प्रतीक्षा करते हुए देख सकता है, जिसका अर्थ है कि वह काय को चारे के रूप में उपयोग कर रहा है। रेन उससे दया की अपील करने के लिए कहता है कि के गर्भवती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। जल्द ही जेनोमॉर्फ इंतजार करते करते थक जाता है और के को दूर ले जाता है। क्रोधित रेन ने एंडी को थप्पड़ मारा और उससे उसके निर्देश के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे वही चुनना होगा जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा हो। फिर एंडी रेन और टाइलर को लिफ्ट में बिठाता है और समझाता है कि उसे मिशन पूरा करना होगा ताकि रूक हैंगर का दरवाजा खोले और उन्हें जाने दे। वे एक प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और उन्हें एक अजीब तरल पदार्थ से भरा कैप्सूल मिलता है। रूक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि मानवता कभी भी ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर इसे नहीं ले सकते। इसलिए वेल एंड यूटानी ने एलियंस का अध्ययन करने और मनुष्यों को बढ़ाने के लिए उनके तरल पदार्थों का उपयोग करने के लिए इस स्टेशन का निर्माण किया। यह Z01 एक यौगिक प्रोमेथियस में देखा गया काला तरल है। एक वीडियो में वे देखते हैं कि एक चूहा लगभग कुचलकर मर रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे यौगिक का इंजेक्शन लगाया तो वह तुरंत ठीक हो गया। एंडी सभी यौगिक नमूने ले लेता है और उन्हें कॉलोनी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन रेन उसे रोक देता है जब वह सुरक्षा कैमरे पर जेनोमॉर्फ देखती है। फिर एंडी एक कैबिनेट से 2 पल्स राइफलें लाता है और उन्हें रेन और टाइलर को देता है और उनसे कहता है कि केवल तभी गोली मारें जब ये बिल्कुल जरूरी हो, क्योंकि अगर एलियन एसिड से खून बहाता है तो इससे पतवार टूट जाएगी। तीनों लैब से चले जाते हैं, इस बात से अनजान की वीडियो अभी भी चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूहा उस मृत राक्षस में परिवर्तित हो गया है जिसे उन्होंने एक बक्से के अंदर देखा था। प्रभाव से केवल 20 मिनट पहले तिकड़ी स्टेशन को पार करना शुरू कर देती है और उन्हें बहुत सारे जेनोमॉर्फ रेजन मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि आसपास एक से अधिक हैं। जब एंडी अगले गलियारे में रोशनी चालू करता है तो उन्हें दीवारों पर एक पूर्ण विदेशी छत्ता देखकर घृणा होती है। एंडी और रेन वापस जाना चाहते हैं और दूसरा गलियारा ढूंढना चाहते हैं, लेकिन टाइलर की आवाज सुनता है और छत्ते में भाग जाता है। बारिश उसका पीछा करती है और वे विदेशी गू के साथ ढेर सारे शव देखते हैं, जिनमें के भी शामिल है। दोनों उसे बाहर खींचते हैं और एंडी इंगित करता प्रतीत होता है कि उसे अभी तक प्रत्यारोपित नहीं किया गया है, क्योंकि उसके पैरों पर कोई मृत फेसकर नहीं है। उसकी नाड़ी अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए एंडी उसकी मदद के लिए एक यौगिक इंजेक्शन प्रदान करता है, इससे पहले कि टाइलर इसका उपयोग कर सके। रेन ने उसे रोक दिया क्योंकि वह पदार्थ से सावधान है और उससे कहती है कि अगर वे उसे क्रायो चैम्बर में ले जाएं तो काय जीवित रह सकती है। उसी समय उन्हें एक जेनोमॉर्फ के चिल्लाने और पास आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे छत्ते से बाहर दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। वहां एक और जेनोमॉर्फ है और वह अपनी पूंछ से रेन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। फिर एलियन एंडी को मारने के लिए टाइलर के शरीर का उपयोग करता है और टाइलर को छत्ते में खींचने से पहले उसे अक्षम कर देता है, जहां अधिक जीव उसे घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। रेन और के लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और एलियंस के उन तक पहुंचने से पहले भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि रेन अपने भाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, इसलिए वह के और नमूनों को हैंगर खाड़ी में छोड़ देती है और उसे कोबेलन पर कॉलोनी में वापस जाने के लिए कहती है। रेन के जाने के बाद के को अपने बच्चे की चिंता होती है और वह खुद को यौगिक का इंजेक्शन लगाने का फैसला करती है। प्रभाव से पहले केवल 10 मिनट बचे होने पर रेन छत्ते में पहुंच जाता है और एंडी को रीसेट करने से पहले मॉड्यूल को हटा देता है। जब वह जागता है तो वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। जेनोमॉर्फ करीब आ रहे हैं और जोड़ी भाग जाती है, लेकिन रूक उनके लिए दरवाजे खोलने से इनकार कर देता है क्योंकि इससे परिसर को खतरा हो सकता है। जबकि रेन गुस्से में स्क्रीन को शूट करता है। रूक कोबेलन सिस्टम पर दिखाई देता है और कैसे उसे जहाज तक पहुंच देने के लिए कहता है। बारिश स्टेशन के गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर देती है और जेनोमॉर्फ पर शूटिंग शुरू कर देती है। अब उनका अम्लीय रक्त पतवार पर गिरने के बजाय इधर उधर तैरता रहता है। एंडी द्वारा उसे पकड़कर रेन बिना किसी दया के सभी प्राणियों को तब तक गोली मारता है जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। फिर दोनों सावधानी से एसिड से बचते हुए गलियारों में घूमना शुरू कर देते हैं। हालांकि रेन लगभग इसके खिलाफ टकराती है, इसलिए वह गिरने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी राइफल से गोली चलाती है। आखिरकार दोनों लिफ्ट शाफ्ट तक पहुंचते हैं और ऊपर चढ़ने की योजना बनाते हैं, क्योंकि लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के बिना काम नहीं कर सकती। एंडी एक छलांग लगाता है, लेकिन रेन हिल नहीं पाता है क्योंकि एक जेनोमॉर्फ उसका पैर पकड़ लेता है। वह तुरंत अपनी बांह पर गोली मारती है और ऊपर तैरने लगती है। इस बात से अनजान की एसिड ने दरवाजे में एक छेद बना दिया है। एंडी सीढ़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जबकि रेन राइफल को वापस लाने की कोशिश करता है, जो दूर तैर रही है। उस क्षण गुरुत्वाकर्षण शुद्ध हो जाता है और वर्षा होती है। लिफ्ट भी नीचे आ रही है, लेकिन शुक्र है कि एंडी ने उसे पकड़ लिया इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे। एक जेनोमॉर्फ रेन को अपनी पूंछ से पकड़ लेती है। जैसे ही रेन भागने की कोशिश में सीढ़ियां पकड़ता है, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण गलियारे में सारा एसिड गिर जाता है और पतवार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वैक्यूम प्रभाव पैदा होता है। ये शाफ्ट पर चढ़ने वाले जेनोमॉर्फ को धीमा कर देता है। उसी समय एंडी लिफ्ट को छोड़ देता है, जो बड़ी गति से नीचे जाती है और सभी प्राणियों को कुचल देती है। सीढ़ियों पर बारिश सुरक्षित है और जब लिफ्ट जमीन पर पहुंचती है तो ये छेद को ढक देती है और वैक्यूम को रोक देती है। दुर्भाग्य से शाफ्ट में एक जेनोमॉर्फ बचा हुआ है और यह एक फेसकर के साथ रेन के पास पहुंचता है। उसी समय एंडी को राइफल मिल जाती है और वह खुली गोलीबारी के साथ नीचे आता है, जिससे दोनों प्राणी कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं। अचानक कंप्यूटर उल्टी गिनती खत्म कर देता है और स्टेशन रिंगों पर फिसलने लगता है। एंडी और रेन अंततः जहाज पर पहुंचे और के को बेहोश पाया। बारिश तुरंत जहाज के ऑटोपायलट को सक्रिय कर देती है और कोबेलन रिंगों पर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले स्टेशन से बाहर उड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर रेन के को क्रायोपोड में डालता है और स्टेशन का लिंक काट देता है ताकि रूक अब उनका मजाक न उड़ा सके। जब स्टेशन बह जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। बारिश एंडी को सुला देती है, इससे पहले कि वह अपने लिए क्रायोपोड तैयार करना शुरू कर दे। वह एक स्क्रीन देखती है जो उसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में सचेत करती है और दूसरा पॉड खोलती है और के को चिल्लाते हुए पाती है। इससे पता चला कि इस यौगिक ने उसकी गर्भावस्था को तेज कर दिया और अब वह जेनोमॉर्फ जैसे कोकून को जन्म देती है। वर्षा तुरंत गर्भनाल को काट देती है और उसे नष्ट करने के लिए दूर ले जाती है, लेकिन जब वह एसिड देखती है तो उसे गिराना पड़ता है। कोकून खुलता है और अंदर एक खौफनाक बच्चे को प्रकट करता है। एसिड फर्श से होकर जल जाता है और कोकून कार्गो बे में गिर जाता है। जब जहाज को पता चलता है कि माल के साथ छेड़छाड़ की गई है तो वह ऑटोपायलट को बंद कर देता है और इसे मैनुअल में बदल देता है। हाथ में एक ठंडी किरण लेकर रेन कार्गो बे की ओर दौड़ती है और कोकून को खाली पाती है, इसलिए वह राक्षसी पैरों के निशान का अनुसरण करना शुरू कर देती है। उसी समय एंडी उठता है और के को देखता है, जो दूध के बजाय बलगम जैसा पदार्थ पैदा कर रहा है। उसका अब बड़ा हो चुका बच्चा प्रकट होता है और दूध पिलाने के लिए अपनी मां के ऊपर जाने से पहले एंडी पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्षा आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जीव तुरंत उसे निहत्था कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। टूटी हुई बर्फीली किरण ठंडा धुआं निकालती है जो प्राणी को विचलित करती है, जबकि रेन वापस एंडी की ओर भागती है, लेकिन वह हिलने के लिए बहुत भारी है। वह प्राणी को अपने पीछे आते हुए देखती है, इसलिए रेन अकेले भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। इस कमरे में भी तापमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, इसलिए रेन जीवित रहने के लिए एक स्पेस सूट पहनता है। जैसे ही जीव जबरदस्ती दरवाजा खोलना शुरू करता है, रेन कार्गो बे में कूद जाता है और मैनुअल ताले को खोलना शुरू कर देता है, जिसका इरादा राक्षस के साथ पूरे खाड़ी को बाहर निकालने का होता है। वह पहले 3 ताले बहुत तेजी से खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वह चौथा खोल पाती, जीव उस पर हमला कर देता है। बारिश पास के कोकून को देखती है और उसे उलट देती है, जिससे एसिड फर्श पर पिघल जाता है। उसका सूट रस्सी से जहाज से जुड़ा हुआ है।
ताकि गिरने पर वह दूर न जाए, लेकिन जब वह वापस चढ़ना शुरू करती है तो जीव उसका सिर पकड़ लेता है और उसके हेलमेट को तोड़ देता है। ये देखते हुए कि यह अपनी पूंछ से खाड़ी को पकड़ रहा है, रेन अपनी रस्सी खींचती है और आखिरी ताला खोलती है, जिससे पूरा खाड़ी मॉड्यूल बाहर निकल जाता है और जब राक्षस रिंगों पर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी मौत हो जाती है। जहाज रिंगों के बहुत करीब गिर रहा है और सेंसर ऑटोपायलट को प्रतिक्रियाशील करते हैं, इसलिए रेन को कॉबिलन के उड़ने से पहले सुरक्षित रूप से वापस चढ़ना पड़ता है। क्षण भर बाद बारिश ने एंडी के क्षतिग्रस्त शरीर को एक क्रायोपॉड में रख दिया, उसके मॉड्यूल को हटा दिया और वादा किया कि वह खुद पॉड में प्रवेश करने से पहले उसे ठीक कर देगी, इस उम्मीद में कि वे जीवित ग्रह पर पहुंच जाएंगे।